नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सही जगह आए हैं। साथियों, हम हिंदी का पीवाईक्यूज़ आपको करवा रहे हैं और ये जो पीवाईक्यूज़ है एकदम शिफ्ट वाइज है। आप जानते हैं कि 2021 में 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इन सभी 54 शिफ्ट के पेपर को मैं बारी बारी से करवा रहा हूं। इससे पहले 3 शिफ्ट का मैंने पेपर करवा दिया है, ये चौथे शिफ्ट का पेपर है। और आज जिस शिफ्ट का पेपर मैं करवा रहा हूँ वह 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, सारा का सारा पीवाईक्यू में आपको शिफ्ट वाइज हिंदी का मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक समझ मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से ही खूब सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। लगभग 50 से 60 प्रश्न या 50 से 60% प्रश्न जो है कि यही से रिपीट होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 40 प्रश्नों में लगभग 30 प्रश्न तो आपके पीवाईक्यू से ही रहते हैं। अब अगर आप 1991 से लेकर 2021 तक के सारे पीवाईक्यूज देख लेते हैं तो लगभग 30 प्रश्न तो डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। 2 4 6 8 10 प्रश्न जो है कि आपको नए देखने को मिल सकते हैं, और वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे केवल इन्हीं पीवाईक्यूज के दम पे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। एक बार ज़रूर देख लें इसको, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न है वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जो है कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो वीडियो है डेली 9 बजे शाम को अपलोड होती है, और डेली 9:30 बजे शाम को अपलोड करता हूं मैं जीके जीएस का पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। देखो ये शिफ्ट वाइज है ना, ये जो है कि हिंदी का शिफ्ट वाइज अपलोड कर रहा हूं, लेकिन जीके जीएस का चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोग जा करके ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं अपने प्रश्नों की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? यानी एकल तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव यानी कि जो विशुद्ध रूप है, जो कहे कि अशुद्ध रूप है, उसको आपको बताना है, क्योंकि एकल खुद ही विशुद्ध रूप है। विशुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अकेला। हम कहते हैं यार अकेला है, अकेला। ठीक है, तो अकेला तद्भव शब्द है, अकेला का जो एकल है यह तत्सम शब्द हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे आपसे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है दूसरा कि रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है? रौद्र रस का, तो भैया रौद्र, या आप बहुत रौद्र रूप कब धारण करते हैं? रौद्र वाला भाव कब आता है? जब आपको गुस्सा आता है, यानी क्रोध आता है। जब आपको क्रोध आता है तो आप रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। अगला और तीसरा प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण का मतलब समझ रहे हो? विशेषण का मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लग के उसको विशेष अर्थ प्रदान करे, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम काले हो, है ना, यानी तुम्हारी विशेषता बताया जा रहा है कि तुम क्या हो? काले हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये यहाँ पे तुम विशेषण नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जबकि बाकी काला, शांत भी अगर आपके आगे लग गया, कहते हैं यार जो है कि वीर बड़ा शांत आदमी है, मोहन बड़ा शांत आदमी है ना, बात समझ रहे हो? तो शांत का मतलब वो उसकी विशेषता बता रहा है। आगामी, है ना, आगामी आने वाले चुनाव में, यानी कि जो चुनाव आ रहा है उसकी विशेषता बताने जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो दोस्तों, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुम। ठीक है, यह विशेषण नहीं है बल्कि सर्वनाम है। चौथा प्रश्न आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु, है ना। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको शुद्ध शब्द को चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घायु। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी और डी में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, दीर्घायु होता है। बी कहता है दीर्घायु, है ना, दीर्घायु नहीं होगा, दीर्घायु होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के, भाषाओं के, नदियों के या दिनों के? तो दोस्तों जो दिन के नाम होते हैं ना, ठीक है, जो दिन के नाम होते हैं इनके नाम अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते दिनों के, है ना। याद रखिए, बस आपको पीवाईक्यूज को देखते जाना है, पढ़ते जाना है, ऐसे ही समझते जाना है ना, क्योंकि यही से सारे प्रश्न क्या होंगे, बार बार रिवाइज या रिपीट
होकर के आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। बात करते हैं आपसे आगे अगले प्रश्न की। कहता है इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर, है ना, तिमिर शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो तिमिर शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलोक। ठीक है, तिमिर शब्द का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, तिमिर का आलोक। देखिए, जो आपसे पूछा जाता है विलोम शब्द भी ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ लिया जाता है। जैसे तिमिर पूछ लिया, अब यार तिमिर का अगर बहुत सारे लोग जो है कि खोजेंगे, अरे तिमिर का देखो ऐसा कोई नॉर्मल है क्या यहाँ पे, है ना, खोजते तिमिर का, अच्छा आभास तो नहीं होगा, प्रकाश तो नहीं होगा, ऐसे सोचते नहीं। तिमिर का डायरेक्ट आपको आलोक करना है, बात खत्म। ठीक है, अच्छे से बस आपको रिवाइज करते जाइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ा देता है, और आपका जो सब्सक्राइब है उससे तो मैं काफ़ी उत्साहित हो जाता हूं। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है कि मैं उत्साहित हो जाऊँ, सब्सक्राइब इसलिए करना था कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, जब आप कोई आश्चर्यचकित चीज़ या कोई अद्भुत चीज़ देख लेते तो आप एकदम आश्चर्य से भर जाते हैं। तो विस्मय का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। यानी जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्य वस्तुओं को देख करके विस्मय, जिसको कहते हैं आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन एक जिसे मैं आपको बता दूं, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, वह एकदम अचेत हो चुकी थी उस अवस्था में, उस समय। तो मैं यहाँ पे उदाहरण के साथ नहीं बताऊंगा, लेकिन या चूंकि आपसे जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन, तो वैसे लेके चलूंगा। अब आपको क्या है कि एक पैसेज भी दिया जाता है और पैसेज के आधार पर 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहले पैसेज पढ़िए। कहता है, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है, और हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अब इसी के आधार पर आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 8, 9 और 10। तो अक्षय निधि का अर्थ आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अक्षय निधि का अर्थ क्या है? अक्षय निधि का अर्थ है क्या है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। अभी आपने पैसेज पढ़ा तो उसके आधार पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां, करा प्रमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है? प्रमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है? तो दूसरों से आशा न रखना, दूसरों से आशा रखना, है ना। प्रमुखापेक्षिता यानी दूसरे के ऊपर क्या है, हम अपेक्षित, है ना, दूसरे से आशा रख रहे हैं। आगे 10वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये जो पूरा पैसेज था उसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, तो वहाँ से 4 शब्द निकाला गया। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग क्या है? यह स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न कहता है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो भैया जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सनात का क्या हो जाएगा जी? सनात का जो पूरा वाक्य होता है उसको क्या कहते हैं? सनात का मतलब होता है जिसका स्वामी जीवित हो उसको सनात कहते हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण मतलब होता है एकदम तीखा। ठीक है, आई बात समझ में? इसका जो विलोम की बात करेंगे तो एकदम मंद की बात करेंगे हम। ठीक है, तीक्ष्ण और मंद की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, बात करता है अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर, हालांकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? या क्या दीवार बहुत ऊंची है? या क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या
ओ, यहाँ पे मात्रा का फ़र्क है। देखो यहाँ पे ये वाला दीवार है और यहाँ पे ये वाला दीवार है। देखो दीवार तो नहीं होगा, है ना, बी और डी तो हम डायरेक्ट काट देंगे। ए और सी को अगर आप अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और दीवार जो है वह ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, इधर होता है ना, दीवार इधर होता है। तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ध्यान से आप प्रश्नों को नहीं देखते तो भी आप प्रश्न गलत कर जाएंगे, इसलिए प्रश्नों को भी हमको अच्छे से देखते रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे कहता है कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों लिंग। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुरुषत्व का बोध हुआ तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीत्व का बोध हुआ तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची पूछ रहा है जी, सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो जो सूर्य का पर्यायवाची है इसमें, इस प्रश्न के अनुसार वो हो जाएगा आदित्य। बाकी तीन क्या है? बाकी तीन गलत है। ठीक है, आदित्य क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य का। लेकिन सूर्य के और भी पर्यायवाची जो आप लोगों से लगातार पूछे जाते हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली, ये ढेर सारे पर्यायवाची जो सूर्य के हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अतः धन एव। क्या हो जाएगा? अतः धन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और यह कौन सी संधि, अगर ये पूछ ले अतएव में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, जब किसी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है दोस्तों। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक है, 3 बेर 3 बार दो बार आ गया। वहीं जब इसकी एक अन्य उदाहरण की बात करें तो बड़ा फेमस उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी, है ना, एक से अधिक बार आया ना। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराय व पाए बहुराय, है ना, वहाँ पे भी यमक अलंकार था कि वो कनक कनक 2 बार आया। ठीक है, अब दोनों का ही अर्थ अलग अलग। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से संख्यावाचक विशेषण से कौन संबंधित है? भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर या 4 कुर्सियाँ। यहाँ पे कह रहा है संख्यावाचक। ठीक है, 20 मीटर कपड़ा जो है कि आपका संख्यावाचक नहीं होगा, कपड़ा तो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, और मीटर में बस बोल दिया तो यहाँ पे जो है कि ढेर सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। लेकिन 4 कुर्सियाँ, 4 कुर्सी का मतलब 4 अलग अलग कुर्सियाँ होंगी, बड़ी सामान्य सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे आगे आपसे 19वें प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम, है ना, कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक का मतलब पर्यावरण द्वारा निर्मित, सीधी सी बात। ठीक, अगला प्रश्न है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया था। मानक जो है देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन तीनों पुस्तिकाओं के समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्धन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। लेकिन जब आपसे पूछे हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष किया गया था तो आप 1967 उत्तर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुनो, कौन सा नहीं है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रौप्य। ठीक है, रौप्य क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि उदक, अम्बु, नीर, ये तीनों ही जल के पर्यायवाची होंगे। अगर जल के और भी पर्यायवाची आप जानना चाहते हैं तो जैसे मैं बताऊँ तो जल का जो और पर्यायवाची हो जाएगा वो जाएगा उदक, अम्बु, नीर, तो मैंने बता दिया यहाँ पे ऑप्शन में है ही। पानी हो जाएगा, वारी, सलील, तोय, जीवन,
पेय, अमृत इत्यादि, ये सब क्या है जी, ये सब जो है कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, रौप्य जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। बाग बाग हो गया, मेरा मन खुश हो गया ना, अति प्रसन्न होना। ठीक है, बाग बाग होने का मतलब क्या हो जाएगा, अति प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना ना, इसको कहते हैं बाग बाग होना। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगला प्रश्न 23वां, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको लास्ट में ही पढ़ना है। कई बार लोग पढ़ लेंगे कौन सा है, कोई एक दिख गया मार के निकल लिए, भाई कौन सा नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवनी। अवनी जो है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि व्योम, नभ, अनंत, आसमान, गगन, मंडल, तारापथ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, घव, पुष्कर, अनंत, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसको रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है। यानी उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और जब कोई अंतर नहीं तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं। उपसर्ग किसी शब्द के अंत में आते हैं, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में लग के उसका अर्थ देते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ देते हैं। तो भैया जो लेखक है, ठीक है, उसमें अक जो है कि प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, लेख धन अक, ठीक है, तो हो जाता है लेखक। ठीक है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो भी आपको इसका सीधे सीधे उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रधन उदय है ना, चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। संधि पर भी मैंने आपको जो है कि डिटेल वीडियो नहीं दिया, उस पर जल्दी ही वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आगे पूछ रहा है इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए। निडर, देखो 4 ऑप्शन है, चारों में 3 तत्सम है, 1 तद्भव है, एक यानी कि गलत रूप है, उसी को आपको ढूंढना है। गलत रूप क्या, जो आम बोलचाल में प्रचलित है वह है, तो इसका ए हो जाएगा निडर। निडर क्या हो जाएगा भैया, यह तद्भव है, बाकी कमल, गति, सूर्य ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। अनभिज्ञ, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। अज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ या सविज्ञ। तो अनभिज्ञ क्या होता है दोस्तों, अभिज्ञ। ठीक है, यह इसका विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है या कितनी भाषाएं शामिल की गई। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, तो संविधान के थ्रू भी आता है। क्योंकि राजभाषा से प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना संविधान का प्रश्न इसमें मैं डाल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। देवनागरी लिपि को हटा करके रोमन लिपि को एक्सेप्ट करने के लिए किसने कहा था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों 31वां, कहता इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है ना। अब अमृत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सी सही होगा कि भैया ये जो है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सोम, पीयूष, सुधा ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके और भी अगर जाने से अमीय हो गया, जीवनोदक हो गया, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 32, ओ हो, यहाँ पे देखिए इसका ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है, वही जो अमृत का पर्यायवाची है ना, यहाँ पे लग गया है, सॉरी। चलो
प्रश्न देखो यहाँ से नीचे से है, ठीक है। कहता जो ममत्व में रहित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो ममत्व में रहित हो, ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पे निर्मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्मम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अरे BC कैसे हो गया? इसका हो जाएगा दोस्तों निर्मम होगा, ठीक है। चाहे बी में हो चाहे सी में हो, लेकिन ध्यान रखिएगा निर्मम इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है स ध्वनि, स है ना, श, ठीक है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या तालव्य? श, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालव्य, क्योंकि जिह्वा क्या होती है? तालु से टच होने जाती है, तो इसको कहेंगे सर तालव्य है, ठीक है। कैसी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो बड़ा स है वह तालव्य है, जो छोटा सा है वह दंत्य है, जो षटकोण से है उसको मूर्धन्य कहते हैं, जो ह है उसको स्वरयंत्रीय कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? देखिए हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स रहेगा, इसलिए इसको मैं अलग से भी करवाऊंगा, ठीक है। तो भैया हिंदी में जब साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ठीक है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए प्रेम सरोवर, ये जो है कि जयशंकर प्रसाद की नहीं, जबकि कामायनी, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, ये सब किसका है? तो ये सब का सब रचना किसका है? तो ये है इनका जयशंकर प्रसाद का। अब जब जयशंकर प्रसाद की और बात करेंगे, ठीक है, तो ढेर सारी इनकी रचनाएं और हैं, जैसे कि प्रेम सरोवर तो हो गया, प्रेम सुरवर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, है ना, ये सारे हैं। और कामायनी जो मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शन में देख ही रहे हैं, ठीक है। झरना, आंसू, कानन कुसुम, ढेर सारी इनकी जो है कि रचनाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अब किसी भी रचना को कभी पूछ सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 36वां, प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? प्रतिधन, ये है ना, प्रत्यय शब्द में कौन सा संधि, सॉरी प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा संधि है? तो प्रतिधन अक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कि यड़ संधि है। कौन सा संधि है जी? यड़ संधि है, ठीक है। जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, वहाँ पे यड़ संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, पहले उसको मैं लिखूं तो हो जाएगा जगत ऐसे प्लस नाथ, तो भैया जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा इसका जगन्नाथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? फिर इसको मिला कहेंगे जगन्नाथ कहेंगे, ठीक है। तो भैया इसमें कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी व्यंजन और शुरुआत में व्यंजन, ठीक है। इसके अंत में व्यंजन, इसके शुरू में व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? यह व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यह व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। 38वां प्रश्न कहता, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अरे अकल पे पत्थर पड़ गया था, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गया, जो समझ में नहीं आया था, ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 39वां कहता, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? है ना, जो भी भविष्य के बारे में सोचता है उसके लिए क्या कहेंगे? अग्र सोची कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्र सोची कहेंगे, भविष्य चिंतक नहीं कह देना ठीक है, आई बात समझ में। और आज का अंतिम और 40वां प्रश्न आपका क्या होगा? अंतिम और 40वां प्रश्न हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ना, कौन सा शब्द क्या है जी? शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द की बात कर रहा है तो आशीर्वाद यहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी अन्य तीनों क्या हैं? अन्य तीनों गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए दोस्तों। वीडियो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वैसे मैं 9 बजे शाम को अपलोड कर देता हूं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई मेरा मनोबल तो बढ़ेगा, आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। देखिए भी जैसे बगल में मेरे नोटिफिकेशन आया ना, ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होती है नोटिफिकेशन मुझे भी आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अंत तक बने रहे। थैंक यू सो मच।